जानते हैं कि बायोलॉजी के पूरे सिलेबस में सेल यानी कोश का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप 2 से 3 प्रश्नों को पक्का करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और कोश का अंग, तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे। कोशिका और कोश का अंग क्या होते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी शरीर की लिविंग बींग्स की छोटी इकाई सेल होती है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनता है और टिश्यू सिस्टम से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर उसके बाद पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। देखिए कोशिकांग, आज हम इस लेक्चर में क्या क्या समझने वाले हैं। तो कोशिका भित्ति को समझने वाले हैं, कोशिका झिल्ली समझने वाले हैं, साइटोप्लाज्म समझने वाले हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी तक हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे समझेंगे। तो समझते हैं हम इसके लिए। देखिए सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए खोज, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी। सी नागेली और सी क्रेमर ने इसकी खोज की थी। कब, 1855 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, तो 1855 में इसकी खोज की गई थी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, तो जे.क्यू. प्लावे ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम, प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। क्या नाम दिया था, अगर आ जाए कि प्लाज्मा लेमा किसने नाम दिया था, तो जे.क्यू. प्लावे ने नाम दिया था। स्थिति क्या होती है, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल की सबसे बाहरी परत है और बाहरी कोशिका में यह सॉल बाल के नीचे होती है। देखिए जंतुओं में की सबसे सेल होती है, जंतुओं में उसके सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन पौधों में जो सेल बाल होती है उसके नीचे ये पाई जाती है। प्रकृति क्या होती है दोस्तों, यह एक लिविंग, पतली, लचीली और अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब है जो पदार्थ इसके लिए उपयोगी हैं उन्हें ही अंदर जाने देती है, बाकी को नहीं जाने देती है। देखिए इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो ये लिपिड यानी लगभग 40 से 50% होती है। झिल्ली को लचीलापन प्रदान करती है। तो लिपिड क्या करती है, झिल्ली को लचीलापन प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोटीन। देखिए दोस्तों ये बड़े बड़े लट्ठे के समान लगी हुई है, ये ग्राफ में देखते हैं ये क्या है, प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन। तो ये लगभग कितने परसेंट होती है, 40 से 50%। ये पदार्थों के परिवहन में मदद करती है। किसमें करती है, यानी पदार्थ के परिवहन में, आवागमन में मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 2 से 10% होती है। कोशिका पहचान और संचार में सहायक होती है। देखिए यहाँ पे जो इस तरीके का ये बना है इसे बोलते हैं पोर। ठीक है, ये नॉन पोर होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। देखिए ये जो दिखाई दे रही है ये ग्लाइकोप्रोटीन है इसके अंतर्गत। ठीक है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस, देखिए बाहरी सरफेस होता है, और फिर ये वाला इंटरनल मेम्ब्रेन सरफेस होता है, ये अंदर वाला। ठीक है, यहाँ फास्फोलिपिड लेयर होती है। देखिए ये वाली जो लेयर है वो किसकी है, फास्फोलिपिड लेयर है। ये जो बड़े बड़े हैं प्रोटीन है। साइटोस्केलेटन फिलामेंट होता है, ये जो धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं हम इसके बारे में, इसका संरचना देखते हैं। तरल मोजेक मॉडल यानी फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या है, तो देखिए दोस्तों इसका प्रतिपादक इसने J.S. सिंगर और जी निकलसन ने किया था। वर्ष कब, कौन सी सन में किया था, तो 1972 में किया था। यह सबसे आधुनिक सर्वमान्य मॉडल है। विवरण क्या है इसका, देखिए इस मॉडल के अनुसार लिपिड की 2 परतों के बीच प्रोटीन के अणु यानी मोजेक बर्फ के टुकड़ों की तरह के रूप में तैरते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में ये तैर रहे हैं, ऐसा देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। देखिए इसके मेम्ब्रेन के हमारे कार्य क्या हैं, तो ये चयनात्मक पारगम्यता यानी सिलेक्टेबल परमिएबिलिटी, यह केवल उपयोगी पदार्थों को अंदर आने देती है और हानिकारक पदार्थों को
बाहर निकाल छोड़ देती है, बाहर ही उसे अंदर प्रवेश होने ही नहीं देती है। देखिए ये कितनी उपयोगी होती है। इसकी सुरक्षा कैसे होती है? प्रोटेक्शन, एक कोशिका के आंतरिक अंगों यानी इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उनको बाहरी आघातों से बचाती है। और देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है। देखिए डिफ्यूजन, अगर गैस इसके अंदर जाती है तो उस प्रक्रिया को हम यानी विसरण कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान को क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूजन बोल लेते हैं। और परासरण, परासरण ये देखिए दो ये बहुत ही बार आते हैं, डिफ्यूजन परासरण। अगर जल का आवागमन अगर मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर हो रहा है तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। और मतलब जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। एक देखिए निश्चित आकार होता है, कोशिका को एक ढांचा और निश्चित स्वरूप प्रदान करता है। तो कोशिका को हमारी ये सेल वॉल होती है यानी सॉरी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है? उसको एक आकार प्रदान करती है। देखिए इंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये लचीलेपन के कारण बाहरी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, जैसे अमीबा में। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन है, फैक्ट है जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। तो कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका का द्वारपाल, यानी गार्ड ऑफ द सेल किसे कहेंगे? तो मेम्ब्रेन को कहेंगे। ठीक है, यह स्वमरम्मत यानी सेल्फ रिपेयर की क्षमता रखती है। अगर इसमें टूट फूट हो जाए तो ये स्वतः है अपने आप को ठीक कर सकती है। लिपिड की परत के कारण ये झिल्ली जल विरोधी गुण भी दर्शाती है। तो देखिए हमने सबसे आज हमने पूरा देखिए, हम पीछे बैक करते हैं, यानी देखिए हमने सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल से समझा। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर निकल के नहीं जाएगा। आगे हम समझते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए कोशिका का बहुत ही इंपोर्टेंट यानी क्या बोलते हैं अंग होता है। इसी में सारे चीजें यानी सारे जो भी लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, वैगुल्स वगैरह जितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी अंग होते हैं इसी में तैरते हैं। तो देखते हैं हम कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पाए जाने वाले संपूर्ण तरल और अंगों के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज डुजार्डिन ने कब की थी? 1835 में की थी। और इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? सारकोड नाम दिया था। और इसका नामकरण किसने किया था? साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म शब्द है वो किसने दिया था? तो देखिए कॉलीकर ने दिया था, 1862 में दिया था। और साइटोसोल कोशिकांग। ठीक है, अब इसमें देखिए कोशिका द्रव्य के दो मुख्य भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है साइटोसोल, ठीक है, एक कोशिका द्रव्य का तरल भाग होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो जो तरल भाग होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें पानी, आयरन, एंजाम और पोषक तत्व होते हैं। कोशिकांग देखिए सेल ऑर्गेन्स, इसमें सभी सक्रिय अंग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैरते रहते हैं। तो इसमें हमने कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक साइटोसोल, साइटोसोल में देखिए पानी होता है, आयरन होता है, एंजाम और पोषक तत्व होते हैं। और जो कोशिकांग होता है उसमें क्या होता है? मतलब सभी अंग तैरते होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। अब देखते हैं इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। देखिए यह एक कोलाइडल घोल है, इसमें लगभग 80 से 90% जल होता है। तो यानी क्वेश्चन आ जाए कि मतलब साइटोप्लाज्म में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 80 से 90% जल होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, और कार्बनिक अकार्बनिक दोनों पाए जाते हैं। तो कार्बनिक में कौन का है? प्रोटीन, कार्बन लिपिड होता है, और अकार्बनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। आई होप आपको साइटोप्लाज्म पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ और भी कार्य समझते हैं। ठीक है, ये देखिए चयापचय का केंद्र यानी मेटाबॉलिक सेंटर होता है। इसका मेन कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ये होता है मेटाबॉलिक सेंटर। कोशिका की अधिकांश महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं यहीं पे होती हैं।
ग्लाइकोलाइसिस, देखिए ग्लाइकोलाइसिस श्वसन का पहला चरण होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोश का द्रव्य में ही संपन्न होता है। पदार्थों का आवागमन, यह केंद्र और अन्य पदार्थों के बीच पोषक तत्वों का आवागमन करने में मदद करता है। संरचनात्मक आधार क्या होता है? ये कोशिका के अंगों को उनके स्थान पर बनाए रखने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। देखिए स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होता है? देखिए विशेष क्रियाएं क्या होती हैं? साइक्लोसिस, देखिए साइक्लोसिस क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होने वाली निरंतर वृत्तीय गति को साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। जो भी हमारी घटनाएं घटती हैं साइटोप्लाज्म में, उसी को हम साइक्लोसिस कहते हैं। यदि यह गति पोषक तत्वों और अंगों के विसरण में मदद करती है। कुछ फैक्ट हैं जो मतलब प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्लीदार अंगों की अनुपस्थिति के कारण सभी क्रियाएं सीधे कोशिका द्रव्य में होती हैं। और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या है? देखिए एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली के आसपास जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली के पास होता है, जो गाढ़ा द्रव्य होता है, उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका के अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, परिचय और इतिहास। खोज इसकी किसने की? किम पोर्थन ने की थी और थॉमसन ने, दोनों लोगों ने मिलकर की थी। कब की थी? तो 1945 में की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया था? नामकरण किसने किया था? तो शब्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द पोर्टर ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। एनसीईआरटी फैक्ट है कुछ यह, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारियों की परिपक्वता लाल रक्त कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। तो ये लाल रक्त कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। क्या? पहली है सिस्टर्नी, दूसरी पुटिकाएं और नलिकाएं। यानी सिस्टर्नी ये लंबी चपटी और थैली जैसी संरचना जो समांतर क्रम में उपस्थित होती है। देखिए यहाँ पे सिस्टर्नी इस तरीके से अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो है ये सिस्टर्नी है, सिस्टेमा है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोल होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसमें देखो एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया नहीं है सिस्टर्नी और पुटिकाएं, वेसिकल्स दिया है। देखिए यहाँ पे वेसिकल्स इस चित्र में नहीं दिखाई दिया है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे समझ लो कि ये 3 भागों से बेसिल से ये गोल अंडाकार थैलीनुमा संरचना होती है। और नलिकाएं शाखान्वित ब्रांचेड नली जैसी संरचना होती है जो अक्सर जाल की तरह दिखाई देती हैं। इसके प्रकार देखिए क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कार्य संरचना के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। खुरदरी अंतःप्रादेयी जालिका, इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रेर, ठीक है, RER, ठीक है। ये बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। इसकी जो बाहरी सतह होती है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे राइबोसोम चिपके होते हैं और जिससे यह सूक्ष्मदर्शी से खुरदरी दिखाई देती है। आगे देखते हैं इसे कार्य क्या होता है। जो रफ होती है उसका प्रकाश संश्लेषण यानी प्रोटीन संश्लेषण और उनके सीक्रेशन का मुख्य स्थल होता है। स्थान क्या है? कोशिकांगों में अधिक पाया जाता है और प्रोटीन बनाते हैं। कहाँ? अग्नाशय, पैंक्रियाज। चिकनी अंतःप्रदबी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? लिपिड और एस्टेरॉयड हार्मोन्स के संश्लेषण का मुख्य स्थल है। विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन, यह यकृत की कोशिकाओं में शहर दवाओं और जहरीले पदार्थों को बेअसर करने का कार्य करती है। और इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? कोशिका परिवहन यानी इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, यह कोशिका के भीतरी पदार्थों के आवागमन के लिए एक परिवहन मार्ग
सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल बनाता है। ढांचागत सहायता यानी मैकेनिकल सपोर्ट, ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। और झिल्ली जनन क्या होता है? कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन लिपिड का निर्माण इसी के द्वारा होता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण, कोशिका विभाजन के समय केंद्र झिल्ली यानी न्यूक्लियर इनवॉल्व बनाने में भी मदद करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेशी कोशिकाओं यानी मसल्स सेल में भी पाए जाने वाला विशेष शेर और कैल्शियम आयन का भंडार करता है। डेस्मोट्यूबल्स, पौधों में प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से एक कोशिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली नली होती है। राइबोफोर्मिन, राइबोफोर्मिन क्या होता है? ठीक है, यह प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम को चिपकाने में मदद करती है। देखिए यहाँ से हम आगे गोल्जी बॉडी वाले ये आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।